हाँ जी, देखिए ज्योग्राफी में अच्छे टॉपिकों में यदि देखें तो विश्व का जलवायु वर्गीकरण से संबंधित क्वेश्चन से आजकल आरपीएससी, यूपीएससी सभी तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, जिन्होंने विश्व जलवायु वर्गीकरण किया है उनसे संबंधित जो प्रश्न आते हैं एक अच्छे इस तरह के प्रश्न होते हैं, चाहे आरपीएससी की एग्जाम हो या राजस्थान जो सिलेक्शन जो बोर्ड है उसके द्वारा जो एग्जाम हो रही है उनमें भी ये प्रश्न आ रहे हैं। विश्व जलवायु वर्गीकरण से जो संबंधित जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों में विशेष रूप से जलवायु के वर्गीकरण या उनके कूट के अक्षर, उनके समूह, उनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं और ज्यादातर प्रश्न एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अभी बहुत से स्टूडेंट ये भी नहीं जानते कि आरपीएससी हो या सिलेक्शन जो बोर्ड जो पेपर जो बना रहे हैं वो कहां से बना रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी तो ये भी नहीं जानते कि प्रश्न कहां से आ रहा है, जबकि मैंने अपनी कक्षाओं में यही कहा है कि एक चतुर स्टूडेंट वो होता है जो पेपर का स्टैंडर्ड समझे कि पेपर में क्वेश्चन कहां से बना रहा है। जो एक्सपर्ट जो पेपर बनाते हैं वो पेपर में क्वेश्चन का उनका जो आधार क्या है। अभी थोड़े दिन पहले अपने जो संगठन जो बोर्ड है राजस्थान जो RSSMB जो है, उन्होंने उनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने यानी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम जो पेपर सेलेक्ट करते हैं हमारा जो आधार है वो एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुकें हैं वो पूरे इंडिया में जो स्कूली शिक्षा है उसमें चलती हैं। आप चाहे नवोदय में पढ़ रहे हैं तो भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप केवीएस में पढ़ रहे हैं तो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप राजस्थान बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप मध्य प्रदेश बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अब इतनी बढ़िया किताबें जो सब जगह समान रूप से समान शिक्षा नई शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ाई जा रही हैं, तो एग्जाम जब होगी तो एग्जाम में प्रश्न भी उन्हीं में से आएंगे। अब मैं पिछले 18 वर्षों से फर्स्ट ग्रेड लेक्चर्स की पोस्ट पे काम कर रहा हूं और पिछले 18 वर्षों से मैंने ज्योग्राफी में सभी तरह के जो संशोधन हुए हैं, जो पिछले जो कोर्सेज में जो परिवर्तन आए हैं, राजस्थान बोर्ड में जो सिलेबस था वो भी मैंने पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं और हर वर्ष एक बेस्ट रिजल्ट के साथ परिणाम आता है। 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं बच्चों के। यानी आप ये देखिए कि वो किताबें इतनी बेस्ट हैं, यदि हम उनके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हम कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं, कठिन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो बुक्स में से जो प्रिपरेशन आते हैं वो तो हम पढ़ते ही नहीं। हम पढ़े हो रहे हैं, कोई गाइड उठा दी, अब पता नहीं उसमें क्या दे रखा है, उसके आंकड़े क्या हैं, वो क्या कह रहा है। यूट्यूब पे बहुत से तो ऐसे हैं कि उठा देख रहते हैं, कोई वीडियो में क्या समझा रहा है, कोई क्या समझा रहा है, देख रहे थे। जबकि एक चतुर स्टूडेंट उसको कहते हैं जो बुक से अध्ययन करता है, एनसीईआरटी से पढ़ता है। मैं आपको यहां एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कोपेन का वर्गीकरण है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, क्योंकि यही टॉपिक जब मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं तो उसको एक ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। और जब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जब पढ़ रहे हैं पेपर, जब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आ रहा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, क्योंकि आजकल प्रश्न की जो भाषा है, एक्सपर्ट जब पेपर बनाते हैं तो वो क्वेश्चन की भाषा को जटिल बना देते हैं।
तो जटिल नहीं है, वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी में ही भाषा ऐसी है। यदि आपको उस भाषा का, आपको उसका अर्थ आ गया, उस शब्द का अर्थ आ गया, तो आंसर तो आपको आता है क्योंकि आपने तैयारी की है। ये टॉपिक कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, अच्छे अच्छे जब एग्जाम में बैठते हैं तो निश्चित गलती करते हैं। मैंने इसी टॉपिक को स्कूली शिक्षा में 11वीं स्टैंडर्ड में मौखिक याद करवा दिया, और कठिन कुछ नहीं है इसमें। यदि हम इसको तरीके से पढ़ा जाए तो कठिन कुछ नहीं है। आप 1 घंटे की क्लास में अच्छी तरह से इसे याद कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, व्लादिमीर कोपेन इनका नाम है। आप एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो वहां वी कोपेन नाम दिया गया है। वी कोपेन, वी कोपेन का पूरा नाम होता है व्लादिमीर कोपेन। जर्मनी के मौसमविद थे और इन्होंने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया। अब शुरुआत की बात करते हैं तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण सबसे पहले जब आया था तो सन 1918 में आया था। यह एनसीईआरटी में दे रखा है, पढ़ेंगे। लेकिन जब आप उसको एक कॉलेज स्तर पर पढ़ते हैं तो वहां यह भी आप पढ़ेंगे कि इसमें उन्होंने फिर संशोधन भी किया। अब संशोधन है, उन्होंने 2 बार इसमें संशोधन किया। 1931 में किया, इसके बाद में और भी संशोधन इन्होंने किया। लेकिन वहां जब पेपर बनाने वाला जब उसको देखेगा नहीं, पूछेगा ही नहीं, तो आप इतना पढ़ते हैं, आता इतना सा है, और चतुर विद्यार्थी वो पढ़ता है जो आता है। तो आपको ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। यहां आपको सिर्फ इतना देखना है कि कोपेन का जो वर्गीकरण है वो सन 1918 में प्रकाशित हुआ। अब वर्गीकरण क्या है? उन्होंने पूरे विश्व की जलवायु को यानी 5 बड़े समूहों में, जिसे समूह कहते हैं, एक समूह इसमें जो एक क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण किया है, ऐसे 6 समूह हैं उनके। 4 समूह उनके तापमान पर आधारित है और एक समूह जो उनका है वो वर्षा पर आधारित है। जो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से उन्होंने, कूट अक्षर से उन्होंने संबोधित किया है कि जैसे ए, बी, सी, डी, ई और ई। ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। हमारी पृथ्वी पर, विश्व में तापमान और वर्षा दोनों में बड़ा अंतर है। दुनिया में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां तापमान अधिक है तो वर्षा भी अधिक है, और दुनिया में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां तापमान अधिक है लेकिन वर्षा कम है, और दुनिया में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां तापमान कम है तो वर्षा भी कम है। इसी वजह से उन्होंने तापमान और वर्षा के आंकड़ों के आधार पर आनुभाविक पद्धति अपनाते हुए उन्होंने वर्गीकरण किया। तो यहां उन्होंने यानी उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु है उसके 3 प्रकार बनाए। उन्होंने उस समूह के प्रकार और उसके कूट अक्षर और उनमें जो लक्षण जो पाए जाते हैं, विशेषता जो पाई जाती है, ऐसे आप 4 उनके पार्ट बना के उनका अध्ययन कर सकते हैं। एकदम एक सारणी के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है, और इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु है उन्होंने उन्हें 3 प्रकारों में विभाजित किया, उप विभाजन किया। ये मुख्य समूह है, ये उप विभाजन है। तो उप विभाजन में फर्स्ट उप विभाजन उनका जो है प्रकार जो है वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसे उन्होंने एफ से संबोधित किया। ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और एफ जो है वो छोटा एफ जो स्मॉल लेटर में आता है। ये विशेष रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहां शुष्कता नहीं होती, भीषण गर्मी होती है, गर्मी के साथ वर्षा, यानी कोई शुष्क ऋतु नहीं। देखिए यहां दिया हुआ है, यानी कोई शुष्क ऋतु नहीं, पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष के प्रत्येक महीने में वर्षा होती है।
यहां तक कि आप उच्च अध्ययन करते हैं तो वहां यह भी दे रखा है कि रोज वर्षा होती है। दोपहर 12 बजे तक भयंकर गर्मी पड़ती है और 12 बजे से शाम के 5 बजे तक भयंकर वर्षा होती है। और दुनिया के ऐसे जो क्षेत्र हैं, अमेजन के जो जंगल हैं, अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, या जो द्वीप समूह है, वो इसके अंतर्गत आते हैं, जहां बहुत तेज गर्मी के साथ में अधिक वर्षा होती है, यानी उष्णता और आर्द्रता यहां बनी रहती है। यहां ऐसे वन पाए जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन पाए जाते हैं, जो जिनसे सूर्य की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंचती है। सूर्य की किरणें जमीन धरातल तक नहीं पहुंचती, और वो कीचड़ बना रहेगा, पानी सूखेगा नहीं, रोज वर्षा हो रही है। यही कारण है कि यहां सदा यानी हरित जो वनस्पति है वो यहां पाई जाती है। ये एएफ हो गया, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जिसे उन्होंने एएफ कहा है, जहां कोई शुष्क ऋतु नहीं होती। दूसरा जो प्रकार है वो उष्णकटिबंधीय मानसून है, या मानसून के समय वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय है, आर्द्र है, लेकिन यहां मानसून के समय तो इसे उसे एम कहा है, या एम का मतलब मानसून होता है, ए का मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसमें से ये ए प्रकार की जलवायु का उपप्रकार है, जिसे एम का है। और यहां मानसून का विशेष प्रभाव होता है, क्योंकि यहां लघु शुष्क ऋतु होती है, यानी यहां सर्दी में वर्षा नहीं होती है, लघु शुष्क ऋतु होती है, छोटी होती है। कुछ महीने होते हैं जिनमें शुष्क रहती है, बाकी वर्षा होती रहती है। इसके बाद में यदि हम बात करें, यानी ए जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, इसका तीसरा जो प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क। यहां दो चीज आ रही है, देखिए यहां आर्द्र भी आ रहा है और शुष्क भी आ रहा है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय जलवायु है, लेकिन उपप्रकार में यहां आर्द्रता के साथ क्या दे दिया, शुष्कता। इसी वजह से उन्होंने ए के साथ में डब्ल्यू दिया है। डब्ल्यू जो होता है वो शुष्कता को प्रदर्शित कर दिया, यानी जाड़े की ऋतु यहां शुष्क होती है, सर्दी में यहां वर्षा नहीं होती है। अब देखिए यहां जाड़ा शब्द आया है, अब एक कोई गांव का स्टूडेंट है ना, वो जाड़ा समझ जाएगा, क्योंकि उसने बचपन से सुना है जाड़ा किसको कहते हैं। लेकिन शहरों के बच्चों को, जहां इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनको तो ये भी नहीं पता कि जाड़ा सर्दी को कहते हैं। अब बोर्ड वाला जो पेपर बना रहा है, एक्सपर्ट जो पेपर बना रहा है, वो एनसीईआरटी से बना रहा है। आपकी रैब असिस्टेंट की एग्जाम है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम सामने है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम सामने आ रही है। अब वहां जिसने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, जिसने पढ़ाया नहीं, जैसे मैंने कहा मैं पिछले 18 वर्षों से मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, राजस्थान बोर्ड की किताब पढ़ाई है, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, और हर साल बेस्ट रिजल्ट रहता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में रजिस्टर्ड हूं, समझ रहे। अब वहां का मतलब यह हो गया कि आप एनसीईआरटी के जो शब्द हैं, यदि हम उनके अर्थ ही नहीं जानते तो पेपर में हम समझेंगे क्या, करेंगे कैसे सही। तो यहां जाड़ा जो शब्द दिया है, क्योंकि पेपर में भी जाड़ा आएगा, जाड़े का मतलब होता है सर्दी, शीत। अब यहां कह रहा है कि जाड़े की शुष्क ऋतु होती है, यानी सर्दी में यहां वर्षा नहीं होती। शुष्कता मतलब कहां होगी, जब वर्षा नहीं होगी। जब वर्षा होगी तो क्या कहेंगे, आर्द्रता। इसका मतलब यहां सर्दी में वर्षा नहीं होती, या पूरे वर्ष, या क्योंकि यहां सर्दी नहीं होती है, जहां एएफ है वहां सर्दी होती ही नहीं है, या पूरे वर्ष भर यानी गर्मी रहती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के दोनों, देखिए विश्व में देखिए यहां ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण से ITCZ कहा था उसमें, इनर ट्रॉपिकल कंजर्वेशन जोन। इसका ये क्षेत्र जो है, यहां पर विशेष रूप से इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जहां उष्णता रहती है। इसके बाद में यदि 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिण की बात करेंगे, तापमान थोड़ा कम होता जाएगा, यानी मानसून का प्रभाव पड़ेगा, मानसूनी जलवायु आ जाएगी। जैसे ही हम कर्क रेखा और मकर रेखा की ओर जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, तापमान कम हो जाता है, और यहां विशेष मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जैसे भारत में, क्योंकि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। आपने भारत का जो मैप देखा है, यहां आपने देखा राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से जो हमारी जो कर्क रेखा है, यानी हमारा जो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है डूंगरपुर बांसवाड़ा, वहां से कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा गुजर रही है। ये शीतोष्ण कटिबंध में आ रहा है, ये उष्ण कटिबंध में आ रहा है, साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया आ रहा है, तो लेकिन भारत की जो जलवायु है मानसूनी प्रकार की, क्योंकि यह मानसून आता है, ग्रीष्मकालीन मानसून, और उस ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रभाव पड़ता है, तो ये एम प्रकार की जलवायु है।
भारत का जो वर्गीकरण पढ़ेंगे तो भारत का जो पश्चिम भाग है ये एम में आता है, एक प्रकार से पूरे मानसून पर आधारित है। इस वजह से एम उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो गई, और उष्ण कटिबंध आर्द्र शुष्क है जिसमें एडब्ल्यू उन्होंने कूट अक्षर दिया है, जिसमें जो शुष्क ऋतु होती है वो सर्दी की ऋतु होती है, जाड़े की ऋतु होती है। ऐसे ए प्रकार की जो जलवायु का वर्गीकरण किया उन्होंने 3 प्रकार बताए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आए हैं, ये सारे आए हुए हैं हमारे, और कोई फर्स्ट ग्रेड मारा है, कोई सेकंड ग्रेड मारा है, कोई रेब असिस्टेंट वगैरह जैसे एग्जाम हुए उनमें भी आए हैं, हर एग्जाम में आ रहे हैं ये प्रश्न। तो यहां आपको, क्योंकि विश्व का ज्योग्राफी है और कोपेन का वर्गीकरण है, इस वजह से इस टॉपिक में से तो निश्चित आता है। तो यहां आप सीधे सीधे शब्दों के अर्थ के अनुसार आप उनका यानी जो ऑब्जेक्ट आएंगे उसको समझना है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु एएफ होती है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी एएम होती है, और उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क एडब्ल्यू होती है, जहां जाड़े की शुष्क ऋतु होती है। समझ रहे? अब यहां बी ऋतु की बात करें तो मैंने अभी बताया था कि कोपेन ने जो 5 जो समूह बताए हैं उनमें 4 तो तापमान पर आधारित है और 1 वर्षा पर आधारित है। तो ये वर्षा पर ही आधारित है, ये जो है ये वर्षा पर है। क्यों? क्योंकि ये शुष्क जलवायु है। अब शुष्क कब होगा? जब वर्षा नहीं होगी। यहां तापमान का प्रभाव नहीं है, यहां वर्षा का प्रभाव है। बी जो है, जहां बी आते ही समझ जाना कि ये शुष्क जलवायु का प्रकार है। और शुष्क जलवायु के 4 उप प्रकार है, जिसमें उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्तर, मध्य अक्षांशीय स्टेपी और मध्य अक्षांशीय मरुस्तर। अब यहां उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी को उन्होंने क्या कहा है? बीएसएच का है। यहां बीएसएच हो गया। स्टेपी जो है वो एच से संबंधित है, उपोष्ण यहां एच से संबंधित है, और बी जो है, जो बी जलवायु का शुष्क जलवायु का प्रकार है, तो बी का उपविभाजन हो गया बीएसएच। दूसरा जो प्रकार है ये उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्तर है, या मरुस्तर के लिए उन्होंने डब्ल्यू शब्द यूज किया है, और बी के लिए बी का उप प्रकार है तो बी डब्ल्यू हो गया, और एच के लिए उन्होंने उपोष्ण शब्द यूज किया है, उपोष्ण के लिए तो बी डब्ल्यू एच हो गया। यानी उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी यानी उपोष्ण कटिबंध के लिए क्या आएगा? उपोष्ण क्रिया आ गया एच, और बी जो जलवायु का प्रकार है तो बी हो गया, और यहां एस का मतलब हो गया स्टेपी। स्टेपी एक घास का प्रकार है, स्टेपी एक क्षेत्र का प्रकार, क्षेत्र में वहां वनस्पति जो पाई जाती है। स्टेपी प्रकार के वन होते हैं। जैसे ही हम कुछ अक्षांशों की ओर जाते हैं तो साइबेरिया का जो क्षेत्र है उधर जब वर्षा की मात्रा कम होती है, जहां वर्षा कम होती जाती है, मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं जहां वर्षा शुष्कता रहती है, वहां घास उगती है पानी की कमी की वजह से, तो वहां स्टेपी प्रकार की घास, इस वजह से कोपेन ने उसे स्टेपी कहा है। तो यहां उपोष्ण कटिबंधीय यानी जैसे जैसे आप यहां 23.5 से कुछ अक्षांश हो जाएंगे तो वहां ऐसे भी प्रदेश हैं जहां वर्षा कम होती जा रही है। अब वर्षा कम हो रही है तो वहां क्या होगा? घास झाड़ियां वगैरह उगेंगी। वो ऐसा प्रदेश है जिसे उन्होंने स्टेपी कहा है। तो ये कौन सा प्रदेश आ गया? क्योंकि आर्द्र तो है नहीं, उपोष्ण, क्योंकि यहां पर उष्णता भी है और ठंडा भी नहीं है, यानी एक प्रकार से न गर्म है और न ठंडा है, इस वजह से उपोष्ण का है, यानी उष्ण का उपभाग, उष्ण का उपभाग जिसे उपोष्ण कहते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का स्टेपी प्रकार हो गया जिसे बीएसएच का है। ऐसे ही उपोष्ण कटिबंध में मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उनको उन्होंने बीडब्ल्यूएच का है। यानी यहां देखिए ये निम्न अक्षांशीय अर्धशुष्क और शुष्क जलवायु के अंतर्गत आते हैं, और ये निम्न अक्षांशीय शुष्क में आते हैं क्योंकि मरुस्तर में वर्षा नहीं होती तो शुष्क है, और ये अर्धशुष्क में क्योंकि यहां थोड़ी बहुत वर्षा होती है जब तो घास उगती है। समझ रहे? ये शुष्क और अर्धशुष्क में आते हैं निम्न अक्षांशों में। निम्न अक्षांशीय जो क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब मध्य अक्षांश जैसे हम बात करें, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के वर्गीकरण में मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि राजस्थान है, ये राजस्थान हो गया, ये राजस्थान का जो भाग है, तो यहां जो मैंने जैसलमेर वाला जो क्षेत्र बताया था इसको मैंने कहा था BWHW, और इसके बाद में इधर जो
अरावली के पश्चिम का जो भाग है जिसमें को मैंने कहा था BSHW। अब तो ये देखिए यहां SH स्टेपी आ रही है, ये स्टेपी वाला हो गया, ये स्टेपी का हो गया, समझ रहे, स्टेपी वाला यहां H आ रहा है, और ये W जहां आ रहा है वहां मरुस्तर हो गया, यानी पूरी तरह से मरुस्थलीय जलवायु हो गई। तो ये अपने राजस्थान में भी पाई जाती है, लेकिन यहां उपोष्ण क्षेत्र की है, समझ रहे। इस वजह से यहां क्या जोड़ दिया, बी, यानी बी तो हो ही भाई, बी का प्रकार तो है ही, लेकिन उपोष्ण क्षेत्र हो गया तो इसमें एच आ रहा है, और ये डब्ल्यू प्रकार की राजस्थान की हो, यानी मरुस्थलीय प्रकार की हो गई। तो राजस्थान में भी ये विश्व का वर्गीकरण है, वो राजस्थान का वर्गीकरण है। तो यहां उपोष्ण क्षेत्र की जलवायु जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में आती है, और इसमें शुष्क और अर्ध शुष्क दो भाग हो गए, शुष्क में मरुस्थल हो गया, अर्ध शुष्क में स्टेपी हो गया। इसके बाद में तीसरा जो प्रकार है वो मध्य अक्षांशीय में स्टेपी हो गया। ये उपोष्ण क्षेत्र का था, ये मध्य अक्षांश में आ गया। अब मध्य अक्षांश कहां से आएंगे, देखो ये 23.5 के बाद में, समझ रहे, 23.5 से 67.5 के बीच का ये मध्य अक्षांश आ गया, 23.5 से 67.5 के बीच में ये मध्य एम का, ये मध्य अक्षांश। अब मध्य अक्षांश में भी वही दो प्रकार की हो गई, एक मध्य अक्षांश स्टेपी यानी BS के, यहां जो के शब्द उन्होंने यूज किया है वो मध्य अक्षांश के लिए किया, और यहां मध्य अक्षांश से मरुस्तर यानी यहां BW के हो गया भाई, BS के स्टेपी और BW के मरुस्तरीय यानी मध्य अक्षांश से। तो मध्य के लिए इन्होंने क्या किया है, के, मध्य के लिए के हो गया। फिर अक्षांश से बी क्या प्रकार है, तो स्टेपी, स्टेपी का यानी एस, तो क्या हो गया BS के, और यहां मध्य अक्षांश से मरुस्तर यानी BW के मरुस्तर के लिए। तो प्रश्न यदि आता है तो प्रश्न के अनुसार भी आप इनके कूट अक्षर, यदि आपको अर्थ आता है तो कूट अक्षर सही सही आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन में आएगा। अब ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस वजह से आपको पूरी डिटेल समझनी है। अब देखिए यहां दे रखा है कि मध्य अक्षांश अर्ध शुष्क या शुष्क जो क्षेत्र होता है मध्य अक्षांश का, ये निम्न अक्षांश का था, क्योंकि निम्न अक्षांश में क्या आता है 23.5 डिग्री वाला जो क्षेत्र था। इसके बाद में ये ऐसी परिस्थितियां मध्य अक्षांश में पाई जाती है। अब ये मध्य अक्षांश में शुष्क हो गया, ये देखो निम्न अक्षांश में शुष्क था, ये मध्य अक्षांश में शुष्क है, ये निम्न अक्षांश में अर्ध शुष्क और शुष्क था, ये मध्य अक्षांश में अर्ध शुष्क और शुष्क है। परिस्थितियां दोनों ओर हो रही है। इस वजह से एक तो वो क्षेत्र है जहां थोड़ी बहुत वर्षा होती है, अर्ध शुष्क हो गया, एक वो क्षेत्र है जहां थोड़ी बहुत भी नहीं होती, तो वो किस में आ जाएगा, शुष्क में। उसके लिए डब्ल्यू यूज किया उन्होंने मरुस्तर के लिए, समझ रहे, जहां थोड़ी बहुत हो रही है उसे स्टेपी कहा उन्होंने, जहां घास वगैरह उगती है, समझ रहे। इस प्रकार से निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांश में दो दो पार्ट जो बन गए, इनके दो विभाजन हो गए। इस प्रकार से बी जलवायु के उनके 4 उप प्रकार हो गए, BSH, BWH, BSK और BW के। इसके बाद में नेक्स्ट जो जलवायु वर्गीकरण है कोष्ण शीतोष्ण जो जलवायु है, जिसे मध्य अक्षांशीय जलवायु कहा है, उनके 3 उपविभाग हैं। सबसे ज्यादा इसी में से प्रश्न पूछा गया। देखिए आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय। अब आर्द्र उपोष्ण, देखिए यहां आर्द्र का मतलब, इसका मतलब यहां वर्षा होती है, आर्द्रता है। और मध्य अक्षांशों की बात करते हैं तो ये मध्य क्षेत्रों में पाई जाती है, महाद्वीपों के मध्य भागों में, समझ रहे। विशेष रूप से मध्य क्षेत्र जो है मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है। अब मध्य अक्षांश मैंने बताया आपको, मध्य अक्षांश किसको कहेंगे भाई, कर्क रेखा और ये जो 23.5 डिग्री जो उपोष्ण कटिबंधीय ये क्षेत्र है, यानी 23.5 डिग्री और 67.5 डिग्री के मध्य का जो भाग है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश और 67.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र की जलवायु है, कोष्ण शीतोष्ण। यानी कोष्ण का मतलब क्या होता है, कोष्ण का मतलब यह मीठी जलवायु, मानव के अनुकूल जलवायु, एक ऐसी जलवायु जिसमें ना अधिक सर्दी और ना अधिक गर्मी, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहां लगभग 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में पूरे वर्ष भर टेम्परेचर रहता है, जब ना ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है ना कड़ाके की गर्मी पड़ती है। एक ऐसे क्षेत्र दुनिया का एक बहुत ही यानी क्या कहें हम, एक बहुत यानी आरामदायक जिसको जलवायु कहते हैं, मानव के अनुकूल जलवायु जिसको कहते हैं, वो इस क्षेत्र की जलवायु है, कोष्ण जलवायु, मीठी जलवायु। और हम इसे समशीतोष्ण जलवायु भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए यह शीतोष्ण प्रदेश है और यहां पर जो आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है उसे कोपेन ने CFA कहा। सी का मतलब कोष्ण जलवायु हो गई, एफ उपोष्ण आर्द्र हो गई, और ए का मतलब
आर्द्र, यानी जिसमें आर्द्रता जो बनी रहती है। अब इसमें ये जो सेकंड जो है भूमध्य सागरीय जलवायु, ये सबसे ज्यादा पूछी गई है। भूमध्य सागरीय जलवायु को उन्होंने सी ऐसे कहा, क्योंकि भूमध्य सागर यहां कोई तापमान का प्रभाव नहीं है, यह भूमध्य सागर एक क्षेत्र का नाम है। भूमध्य सागर कहां, देखिए सबसे पहले तो ये समझिए भूमध्य सागर, इधर आप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, बीच में अटलांटिक महासागर है। तो यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में भूमध्य सागर, और इस भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में जो जलवायु पाई जाती है उसे भूमध्य सागरीय जलवायु का नाम दिया गया। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक विचित्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और यहां सागर का ही प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रदेश है जहां प्रतिचक्रवाती घटनाएं यानी प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं, और यहां गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बरसात होती है। जैसे भारत में मानसून कब आता है, ग्रीष्म ऋतु में। गर्मी का जो मौसम होता है मई जून में, तो जून में हमारे यहाँ मानसून की शुरुआत होती है, जुलाई अगस्त के अच्छे महीने होते हैं बरसात के। लेकिन वहां वर्षा सर्दी की ऋतु में आती है। नॉर्थ इंडिया में सर्दी होती है, साउथ में होती नहीं है, यानी वहां शीतकालीन मानसून आता है। इस वजह से सर्दी की ऋतु आर्द्र होती है यहाँ। अब यहाँ देखिए आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय है जिसे सी एफ ए का, भूमध्य सागरीय जलवायु जिसे सी एस ए का है, यानी यहाँ मध्य अक्षांश से अर्ध शुष्क अथवा शुष्क, यानी यहाँ वर्षा भी होती है और कुछ जैसे ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, शुष्क गर्म ग्रीष्म होती है। देखिए सी ऐसे यहाँ क्या कहा है इसने, भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता क्या हो गई कि शुष्क गर्म ग्रीष्म, यानी गर्मी की ऋतु शुष्क होती है, यानी वर्षा नहीं होती है। हमारे यहाँ गर्मी में वर्षा होती है, लेकिन यहाँ सर्दी में वर्षा होती है। यानी इसका मतलब हो गया सी ऐसे जो है ये शुष्क ग्रीष्म, यानी गर्म ग्रीष्म, यानी गर्मी भी इतनी ज्यादा नहीं पड़ती लेकिन शुष्क रहती है गर्मी की ऋतु, और यहां वर्षा कब होती है, शीत ऋतु में होती है। इस वजह से प्रतिचक्रवाती उत्पन्न होते हैं। और इसके बाद में यदि हम बात करें तो तीसरा जो प्रकार है वो समुद्री पश्चिम तटीय, क्योंकि समुद्रों के जो पश्चिमी जो तटीय भाग है वहां जिस प्रकार की जलवायु पाई जाती है उसे उन्होंने सी एफ बी कहा है। देखिए यहां बी आ रहा है, छोटा बी आ रहा है, और सी एफ ए, यानी ये समुद्रों के जो पश्चिम तटीय जो भाग है वहां की जलवायु का प्रकार है, कोष्ण जलवायु का प्रकार है, जहां कोई भी शुष्क ऋतु नहीं, यानी कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म होती है, यानी गर्मी भी वहां ठंडी होती है। शीतल ग्रीष्म, शीतल ग्रीष्म का मतलब गर्मी ठंडी थोड़ी होती है, यानी वहां गर्मी की ऋतु नहीं होती है, वहां कोष्ण यानी मीठी ऋतु होती है, मीठी, न अधिक सर्दी न अधिक गर्मी, आरामदायक, एक वो कहते हैं प्रेजेंट इवनिंग, यानी एक सुनहरा मौसम है, मानव के अनुकूलित, अच्छा आरामदायक है। और कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है, यहां कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है, क्योंकि पश्चिम तटों पर वर्षा होती है। जब आप ज्योग्राफी में कभी जो एक मत्स्य संसाधन आता है, मत्स्य संसाधन मछलियों के बारे में पढ़ते हैं, ये थर्ड ईयर में ह्यूमन ज्योग्राफी में है, तो उसमें आप जब पढ़ेंगे तो वहां दुनिया के जितने भी मत्स्य उत्पादन जो क्षेत्र हैं उनमें ग्रांड बैंक, दागर बैंक, समझ रहे हैं, अफ्रीका का भूमध्य सागर का जो पश्चिम का जहां किनारे की धारा आती है, यानी ऐसे क्षेत्र हैं जहां मछलियां ज्यादा होती हैं। अब बताओ मछलियां कहां ज्यादा होंगी, जहां प्लैंक्टन होंगे। अब मछलियां उनको खाने के यानी भोजन मिले, प्लैंक्टन होती है, घास समुद्रों में घास होती है उसको खाती। अब वहां ऐसे जो क्लाइमेट के जो क्षेत्र होते हैं वो आरामदायक होते हैं, वहां मछलियां भी खूब पाई जाती है। यानी कहने का मतलब है किसी भी क्षेत्र में कोई भी जीव हो, चाहे मानव हो, जीव जंतु हो, जैसे मैंने अभी समुद्री जीवों की बात की, तो वहां उस जलवायु के अकॉर्डिंग होते हैं। ये एक समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु जो है वो यहाँ सी एफ बी, जो कोपेन ने जो कूट अक्षर दिया सी एफ बी, जहां कोई शुष्क ऋतु नहीं होती है, यानी कोष्ण जलवायु पाई जाती है, शीतल ग्रीष्म होती है, गर्मी भी कड़ाके की नहीं होती है, और यहां पर वर्षा होती है, आर्द्रता रहती है, आर्द्र है। ऐसे ये सी के 3 प्रकार हो गए। डी की बात करें तो शीतल हिम जलवायु इसको कोपेन ने नाम दिया है। इसके 2 उप प्रकार है, एक आर्द्र महाद्वीपीय, यानी जो महाद्वीपीय क्षेत्र है जहां आर्द्रता रहती है, और दूसरा है उत्तर ध्रुवीय, यानी डी एफ और डी डब्ल्यू। यानी आर्द्र महाद्वीपीय को उन्होंने डी एफ का है, महाद्वीपीय जो क्षेत्र है, और उपध्रुवीय जो क्षेत्र है उन्होंने डी डब्ल्यू का है।
क्योंकि यहां कोई भी शुष्क ऋतु नहीं है, भीषण जाड़ा पड़ता है, यानी भयंकर सर्दी पड़ती है। जाड़ा का मतलब बताया था मैंने, यानी भयंकर सर्दी, यानी भयंकर सर्दी पड़ती है और यहां कोई भी शुष्क ऋतु नहीं होती है। लेकिन यहां देखिए, जाड़ा शुष्क होता है, सर्दी में कोई वर्षा नहीं होती है, अत्यंत भीषण होता है, कष्टदायक होता है, माइनस में टेम्परेचर आ जाता है। कुछ महीने ऐसे होते हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं, ऐसे क्षेत्र है, यानी उपध्रुवीय जो क्षेत्र, यानी ध्रुवों से नजदीक। अब हम उत्तर अक्षांश की ओर, हम ध्रुवों के भी नजदीक आ गए। इधर से यानी जो निम्न अक्षांश है यहां से शुरू हुए थे, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु यहां से शुरू हुए थे, अब हम ध्रुवीय क्षेत्रों में, यानी उपध्रुवीय, यानी उप उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों में आ गए। क्योंकि दक्षिण में तो क्या है, दक्षिण में महासागर ज्यादा है, उत्तर में क्या है, महाद्वीपीय क्षेत्र, इस वजह से इसको उप उत्तर ध्रुवीय का, या उत्तर जो शब्द है ना, ये उत्तरी गोलार्ध क्रिया है, समझ रहे? क्योंकि दक्षिण, क्योंकि दक्षिण में महासागर है, इस वजह से वहां ऐसा नहीं होता। उप ध्रुवीय क्षेत्र की है, DW कहा इन्होंने। ऐसे ही ई की बात करें तो शीत जलवायु, कड़ाके की सर्दी, जैसे टुंड्रा क्षेत्र की जलवायु, और ध्रुवीय हिमटोपी के रूप में टुंड्रा को उन्होंने ET कहा है, और जो ध्रुवीय हिमटोपी है उसे EF कहा है। ये देखिए, ध्रुवीय जो हिमटोपी है, जो ध्रुवीय, यानी दो ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, जो बर्फ से ढके हुए हैं, तो वहां की जो जलवायु है ध्रुवीय हिमटोपी हो गई। और टुंड्रा, इनके पास का जो ऐसा क्षेत्र है जहां टुंड्रा वनस्पति, यानी जो जहां शंकुधारी वृक्ष होते हैं, जो टुंड्रा क्षेत्र के यानी नाम से जाने जाते हैं, लगभग इनका जो क्षेत्र है वो 70 डिग्री के बाद में आता है। 70 से लगभग 90 डिग्री ध्रुवीय जो क्षेत्र है उनसे 17 यानी 80 डिग्री के बीच का ये क्षेत्र आता है, समझ रहे? जिसमें टुंड्रा वनस्पति, यानी जो ET, जिसमें देखो सही अर्थों में कोई ग्रीष्म नहीं, यानी सही अर्थों में क्या है, कोई ग्रीष्म, यानी गर्मी की तो यहां होती ही नहीं है। पूरे 12 महीने माइनस में टेम्परेचर रहता है, बर्फ जमी रहती है, और सदैव हिमाच्छादित क्षेत्र हिम, यानी ध्रुवीय हिमटोपी तो वो क्षेत्र है जहां पूरे वर्ष बर्फ में, यानी जो, यानी हिमानी जो है, हिम जो है, बर्फ जमी रहती है, यानी हिमाच्छादित क्षेत्र, ये सदैव हिमाच्छादित क्षेत्र है। और इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें कुछ महीने में जैसे बर्फ पिघल जाती है, कुछ छोटे जो पुष्प राइकेन वगैरह जैसे हैं वनस्पति जो उगते हैं, छोटे पौधे जो होते हैं वो उगते हैं, वो इसमें आती है ET में, यानी टुंड्रा वनस्पति। क्योंकि टुंड्रा वनस्पति का नाम है, टुंड्रा वनस्पति, शंकुधारी कुछ पौधे वृक्ष वो वहां उगते हैं, तो ये टुंड्रा वनस्पति आती है। ये ध्रुवीय हिमटोपी जो पूरे बर्फ, यहाँ कोई वनस्पति नहीं होती क्योंकि ये पूरे हिम बर्फ से ढके रहते हैं, इसे ET का है, इसे टुंड्रा को ET का है और ध्रुवीय हिमटोपी को EF का। अब ये जो है उन्होंने जब संशोधन किया तो एक और नया प्रकार उन्होंने जोड़ा, जैसे उच्च भूमि क्षेत्र का है, ऐप का है, उच्च भूमि को उन्होंने H से संबोधित किया, उच्च भूमियां। अब उच्च भूमियां कौन सी होती है, जैसे जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे पहाड़ हैं, पर्वत हैं, दुनिया की जो ऊंची पर्वत चोटियां हैं, जैसे हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, रोकीज है, एंडीज है, एट्रस है, ऐसे ऊंची जो चोटियां हैं जिसमें ऊंचाई के कारण तापमान कम हो जाता है और ऊपर की चोटियों पर बर्फ यानी जमे रहते हैं, ग्लेशियर जमे रहते हैं, ऐसी क्षेत्र में विश्व में, दुनिया में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं। जैसे अपने हिमालय में जितने भी ऊंची चोटियां हैं वो बर्फ से ढकी हुई हैं, तो वो जो क्षेत्र है उनके लिए उन्होंने ऐप प्रकार की जलवायु बताई है, जिसे उच्च भूमि या उच्च भूमि जिसे H से संबंधित किया है, जो हिमाच्छादित उच्च भूमियां, यानी एक तो ध्रुवीय क्षेत्र की बर्फ, देखो यहां क्या दिया था, सदैव हिमाच्छादित क्षेत्र, यानी ये सही अर्थों में जो ध्रुवीय क्षेत्र की है, लेकिन ये ऊंचाई के कारण बर्फ से जमी हुई है। यहां जो बर्फ हिमाच्छादित जो उच्च भूमि है वो किसके कारण है, ऊंचाई के कारण, और अक्षांश के अनुसार है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में। ऐसे उन्होंने विश्व का जो वर्गीकरण किया है, विश्व की जलवायु का जो वर्गीकरण किया है कोपेन ने, उसमें जो मुख्य जो समूह बनाए हैं A, B, C, D, E और F, और ये जो प्रकार हैं इनके, यानी उपप्रकार उपसमूह है, A के 3 है, B के 4 है, और C के 3 है, और D के 2 हैं, E के 2 हैं, और F का 1 ही है। इनके ये कूट अक्षर हो गए। कूट अक्षर ये विशेष पूछे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को कोपेन ने किस कूट अक्षर से संबोधित किया है, वो आपको याद होना चाहिए कि उष्णकटिबंध का मतलब होता है AF, उष्णकटिबंधीय मानसून का मतलब होता है AM, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क का मतलब होता है AW। B जो शुष्क जलवायु है, जो वर्षा पर आधारित है,
जिसमें उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी को BSH का है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को BWH का है, मध्य अक्षांश स्टेपी को BSK का है और मध्य अक्षांश मरुस्थल को BWK का है। फिर कोष्ण शीतोष्ण जलवायु, जो मध्य अक्षांश जलवायु, उसके 3 प्रकार है। आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय CF है। भूमध्य सागरीय जलवायु सबसे ज्यादा पूछी गई है, इंपोर्टेंट भी, CS है। इसके बाद में समुद्री पश्चिमी तटीय, जिसे CFB का है। भूमध्य सागर को तो रट ही रहना, बार बार आता है, भूमध्य सागर CS है। इसके बाद में आर्द्र शीतहिम जलवायु के आर्द्र महाद्वीपीय, जिसे DF का है, और उप उत्तर ध्रुवीय यानी जिसे DW का है। इसके बाद में शीतल जलवायु, जो बर्फीली जलवायु है, जिसे टुंड्रा प्रदेश की जलवायु और ध्रुवीय हिमटोपी ET और EF का है। ऐसे ही उच्च भूमि, जो ऊंचाई के कारण हिमाच्छादित रहते हैं, उच्च भूमियां, दुनिया की जितनी भी ऊंची पर्वत चोटियां हैं, उसे उन्होंने ऐसे संबोधित किया है। ऐसे ये एक कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था। इसके बारे में निश्चित आपको बेनिफिट होगा, यदि आप अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान देंगे तो निश्चित है आपको फायदा होगा। ठीक है।